So friends, our next topic is banking of roads. So before we dive into banking of road, एक बार समझते हैं बैंकिंग क्यों करते हैं हम और क्या ज़रूरत पड़ता है उसका. So let's एक एग्जांपल लेते हैं. एक रोड पे एक ड्राइवर एक व्हीकल चला रहा है काफ़ी स्पीड से, ठीक है. अब आपने देखा रहेगा रेनी सीजन में रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन कम होने के चांसेस हैं. हम बोलते हैं ना गाड़ी स्किड हो जाता है. व्हाट डू मीन बाय स्किडिंग ऑफ अ व्हीकल? टायर और रोड के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होता. फ्रिक्शन कैसे होता है? अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके टायर के साथ हम देखें तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा. जो मेरी रोड की सरफेस होगी, रफ सरफेस, और जो मेरी टायर की सरफेस होगी, इन दोनों के ये रफ सरफेसेस के वजह से एक इन दोनों में ऐसा इंटरलॉकिंग होगा जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन, बराबर. अब रेनी सीजन में क्या होता है? रेनी सीजन में ये होता है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में वाटर आ जाता है. तो जो इंटरलॉकिंग हो रहा था वो बीच में एक छोटी सी वाटर के लेयर की वजह से उतना स्मूथली हो नहीं पाता है, और जिसकी वजह से मेरा टायर क्या होता है, वो डायरेक्टली स्किड हो जाता है. सो इसके वजह से रेनी सीजन में हमको गाड़ी चलाने से पहले ध्यान रखना पड़ता है. गाड़ी स्पीड बढ़ाने के पहले, एक्सेलरेट करने के पहले ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाड़ी का टायर स्किड हो सकता है, जिसकी वजह से गाड़ी गिर भी सकती है. तो ये हम स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, बराबर. स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी चल रहा है, आपने नोटिस किया रहेगा रोड के साइड पे लगे होते हैं कि उसके लिमिट क्या होती है स्पीड की. 80 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर. तो वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके रखे होते हैं कि आप कितनी स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी. तो स्ट्रेट लाइन में तो सब कुछ सही है, बट मान लो अगर हम एक कर्व लेते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम एक कर्व लेते हैं तो हमको गाड़ी थोड़ी सी स्लो करनी पड़ती है. उसका रीज़न क्या है? सो व्हेन वी आर मूविंग इन अ कर्व, अगर मान लो मेरा ये सेम व्हीकल एक कर्व में मूव कर रहा है, सो आपने नोटिस किया होगा स्ट्रेट लाइन में चलना और कर्व में चलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. जब भी कोई व्हीकल कर्व पे आता है तो इट ट्राइज के वो अपना वेलोसिटी थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कर्व के अलॉन्ग ना चल पाए और सीधा यहाँ से बाहर निकल जाए. ऐसा क्यों होता है? उसका एक रीज़न हमने पहले ही पढ़ा है कि आप एक कर्व सरफेस को, लेट से ये भी कहीं ना कहीं छोटे से सर्कल का पार्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी एक छोटा सा सर्कुलर मोशन हो गया एक तरीके का. तो इस केस में अगर गाड़ी को अलॉन्ग द कर्व चलना है, सो हमने एक चीज़ देखा था, ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन इट इज़ नेसेसरी दैट सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बैलेंस हो. तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की ओर एक फोर्स मिलना बहुत ज़रूरी है ना. लेट से ये जो कर्व है ये इसका सेंटर है. सो अगर आपको प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिला और आपका जो ये डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है बराबर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर ले जाने ट्राई कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर ले जाने ट्राई कर रहा है, अगर ये दोनों प्रॉपरली बैलेंस होता है तो आप इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कर्व के अलॉन्ग ऐसे चल सकते हो. बट अगर दोनों में से कोई भी एक कम ज़्यादा हो गया, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो रहने वाला, डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है उसके ऊपर, बट सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कम पड़ गया किसी भी रीज़न की वजह से, यानी आप बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो, आपके टायर और रोड के बीच में उतना फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा है, या फिर बीच में पानी आ गया जैसे हमने देखा था, तो ये सारे केसेस की वजह से हो सकता है कि आप अलॉन्ग द कर्व ना जाओ, यानी अलॉन्ग द कर्व जाने की जगह आप ऐसे स्ट्रेट सीधा निकल जाओ, क्योंकि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कम पड़ जाएगा. सो ये स्पीड कैसे डिसाइड होगी कि मिनिमम कितनी स्पीड से हम चल सकते हैं या फिर मैक्सिमम कितनी स्पीड से हम चल सकते हैं अलॉन्ग द कर्व विदाउट लीविंग द ग्रिप, बिना ग्रिप छोड़े हम कैसे इस कर्व में चल सकते हैं. तो हम पहले ये फाइंड करेंगे, ऐसे रोड्स को हम बोलेंगे अनबैंक रोड. जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस, राइट. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? फ्रिक्शनल फोर्स मेरा होता है म्यू इंटू एन. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में. म्यू आपको पता होगा, इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये डिपेंड करता है कि मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है या फिर दो सरफेसेस कौन सी दो एक दूसरे के साथ मिल रही है. सो म्यू इज माई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज माई नॉर्मल रिएक्शन. अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? सो इसको समझने के लिए आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ देखना पड़ेगा. हमारे बेसिक्स में ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है. न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक टेबल है जो वुड से बना हुआ है, अगर इसके ऊपर कोई इंसान खड़ा हो जाता है, लेट्स से द वेट ऑफ द पर्सन और मास ऑफ द पर्सन और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके मुझे जो टोटल वेट मिलेगा दैट इज अराउंड 60 kg. तो 60 kg का वेट नीचे की ओर लग रहा है. सो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी कि ये टेबल इसके वजन से टूट जाएगा? बहुत कम
क्योंकि 60 kg कोई बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं हो गया। सो इस केस में क्या होगा, जब इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है, दैट मीन्स अगर मैं इसको फोर्स के टर्म्स में देखूँ, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 60 kg जितना है, तो मेरा जो टेबल है वो सेम उतना ही एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर देगा 60 kg का। ये दोनों फोर्सेस इक्वली बैलेंस है, उसके वजह से वो जो भी इंसान वहाँ पे खड़ा था वो स्टेबली उसी जगह पे खड़ा रह पाएगा। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी फोर्स अनबैलेंस होता तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता, यानी अगर ये फोर्स बढ़ा तो वो नीचे चले जाता, ये फोर्स बड़ा होता तो वो ऊपर चले जाता। ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। सो एक एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। ये इस केस में नॉर्मल रिएक्शन है। मान लो अगर ये मेरा टेबल वुड की जगह थर्मोकॉल से बना होता तो ये इंसान जब इसके ऊपर खड़ा रहता तो वो बॉडी इतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाता इन रिटर्न, बराबर ना। यानी कि ये मेरा जो टेबल है वो थर्मोकॉल से अगर बना होता तो ये टूट जाता और ये इंसान सीधा नीचे गिर जाता। सो हर एक बॉडी आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन देगा, बट अलग अलग बॉडीज की अलग अलग कैपेसिटी होती है वो कितना नॉर्मल रिएक्शन दे सके। जैसे वुड का आपका टेबल रहेगा तो ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन देगा, थर्मोकॉल का होगा तो कम देगा, मेटल का बना होगा और ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन देगा। सो व्हाट इज़ नॉर्मल रिएक्शन? जब भी कोई चीज़ किसी और चीज़ पे फोर्स लगाती है वहाँ से आपको सामने से उतना ही फोर्स मिलता है। तो एक और चीज़ हमको यहाँ पे समझनी, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके जितना हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे कम हो सकता है, बट नॉर्मल रिएक्शन कभी भी हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना। ऐसा पॉसिबल है कि ये इंसान टेबल पे खड़ा है तो टेबल से इसको जितना आप वेट दे रहे हो उससे ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन मिले, यानी उसके वजह से टेबल से ऊपर की ओर जंप कर रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको इक्वल या फिर कम मिलेगा, ठीक है। सो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या लेंगे? नॉर्मल रिएक्शन हम ले सकते वेट। सो व्हाट इज वेट? वेट इज मास इंटू ग्रेविटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ग्रेविटी। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर द फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 1। सो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया कि मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो होगा मेरा म्यू mg। अब फ्रिक्शनल फोर्स हमने क्यों निकाला? क्योंकि जैसे कि हमने देखा जब भी एक बॉडी कर्व पाथ में होगा तो उस केस में जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा वो फ्रिक्शन की वजह से होगा। सो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया। सो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बराबर। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा होगा mv²/r। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r, बट वी ऑलरेडी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। From equation number 1 and 2 we can say that mu mg is equal to mv²/r। सो अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना है कि कितने वेलोसिटी से हम ट्रैवल कर सकते हैं, तो वेलोसिटी मुझे कितना मिलेगा? सारे टर्म्स को मैं ये साइड लेके आता हूँ। वेलोसिटी विल बी, देखो ये m और m कट हो जाएगा जब ये m इसके नीचे आएगा। सो मुझे क्या मिलेगा? v² इज इक्वल टू म्यू r जी, बट मुझे v² नहीं, मुझे v चाहिए, तो इस स्क्वायर को मैं ये साइड भेज देता हूँ तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू √μ/r(g). सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी जिससे हम इस कर्व में ट्रैवल कर सकते हैं। सो बिना स्किड किए अलॉन्ग द कर्व अगर हमें ट्रैवल करना तो वो तीन चीज़ों पे हमारा वेलोसिटी डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द सर्फेस। सेकेंड इज r, आपका ये रेडियस कितना ज़्यादा है, एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द फॉर्मूला वी डिराइव्ड। नॉर्मल रोड में जब अगर हमारा आपको एक कर्व सरफेस मिलता है उस पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो विदाउट स्कीडिंग वो इन तीनों पे डिपेंड करेगा। बट मान लो अगर मुझे इस वेलोसिटी को बढ़ाना है, आपको देखिएगा ना कर्व सरफेस पे भी आपको लगे होते हैं सिग्नल्स कि इतनी स्पीड से आपको जाना है, 30 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो कहीं ना कहीं यहीं से फाइंड किए होते हैं वो। बट मान लो अगर मुझे इस वेलोसिटी को बढ़ाना है बिना स्किड किए तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कुछ केसेस होते हैं, जैसे मान लो अगर हम किसी हिल के आसपास ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं, इसमें तो आपके रोड जो भी मिलेंगे वो सर्कुलर ही मिलेंगे, बराबर। अगर कोई इंसान गलती से आपका जो वेलोसिटी होगा उससे ज़्यादा वेलोसिटी से चले जाता है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ से सीधा नीचे गिर जाए। सो इस केस में तो काफ़ी ज़्यादा अनडिजायरेबल होगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल रोड से अगर आप मान लो स्किड कर भी जाते हो तो क्या रोड से बाहर चले जाओगे, बट इस केस में तो वो फेटल हो जाएगा उसके लिए। सो
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको ये वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। इवन दो सिग्नल्स लगे होते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों सिग्नल की जो दी हुई स्पीड होती है उससे ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कहीं ना कहीं रोड से बाहर चले जाएंगे। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो मुझे वेलोसिटी इंक्रीज करना है, सो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में लेट्स से म्यू देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी हम टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन बढ़ाने ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल का रोड बना सकते हैं इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, बराबर, बट ऑन द अदर हैंड वो वापस इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। बारिश के टाइम पे आपका फ्रिक्शन ही और कम हो जाएगा, बराबर ना, क्योंकि पानी बीच में आ जाएगा। अदर देन दैट रेडियस, क्या हम रेडियस चेंज कर सकते हैं? सोच के देखो, अगर ये मेरा हिल कुछ इतना बड़ा है तो क्या मैं इसका रेडियस कम या ज़्यादा कर सकता हूँ? डेफिनेटली नहीं कर सकता, कम तो कर ही नहीं सकता, ज़्यादा भी नहीं कर सकता, बराबर ना। तो हम हिल के अलॉन्ग ही चलेंगे तो रेडियस भी हमारे हाथ में नहीं। दूसरा और ये तीसरा चीज़ बचा मेरा ग्रेविटी। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ग्रेविटी को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रहने वाला है। सो इस केस में ये तीनों पैरामीटर्स मेरे लिमिट के बाहर है। अगर फिर भी मुझे वेलोसिटी बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा मुझे बैंकिंग ऑफ रोड, जो हमारे टॉपिक का नाम है। व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? अगर आप किसी रोड को, लेट्स से ये हमारा रोड है, मेरा कार यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, हम सामने से देख रहे हैं, अगर हम रोड की एक साइड को हल्का सा छोटे से इंक्लिनेशन से बढ़ा दें तो इस केस में मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। इसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड।